ये हमने कौन सा पढ़ा था? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। दो तरह की पॉवर्टी होती है, लेकिन हम रिलेटिव पॉवर्टी को क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते जब हम एक इकोनॉमी की पॉवर्टी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा पीछे चला जाए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट क्या पढ़ा, हाउ डू वी फिक्स द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। उसके 9 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने, नेक्स्ट ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी किस तरीके से ऊपर नीचे हो रही है इंडिया के अंदर, पूरा टेबल बनवाया मैंने और 2 तरह से पढ़ाया, इंटरस्टेट कंपैरिजन और अर्बन एंड रूरल कंपैरिजन, वो भी अच्छे से पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, और वही हम पढ़ रहे थे। और हमने कहा कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के अंदर हमने कितने कॉज पढ़ लिए, 4। सबसे पहला हमने पढ़ा था जीडीपी ग्रोथ जो है हमारी बहुत कम है, ये पढ़ा था हमने, है ना। लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, वही नेशनल प्रोडक्ट मैंने नेट नेशनल प्रोडक्ट में वही हो गया है ना, हमारा जीडीपी वो बहुत कम है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सेकंड, यस, वो हमने पढ़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, मतलब एक तरह से जाल, स्पाइरल मैंने क्या बोलेंगे, जाल बन गया है, ये महंगाई का जाल है, ये कभी टूट नहीं रहा। ठीक है जी, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल बन गई है ना, हाँ, क्रैप हो गए बीच में, मतलब एक जाल है, ठीक है, ट्रैप है क्या। अच्छा, आगे उसके बाद क्या पढ़ा हमने, क्या है, यस, वो क्या था हमारे पास, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ तो कहीं पे क्या है कि जगह 1 एकड़ है, 4 लोग वहीं पे काम कर रहे हैं, और कहीं पे क्या है कि काम 3 लोगों का है पर 1 को लगा रखा है। इंडिया में यही चल रहा है ना। इंडिया के अंदर जिसका फायदा उठाया जा रहा है, पूरा फायदा उठाया जा रहा है, जिसका नहीं उठाया जा रहा है उसको काम ही नहीं है। ये वाली काम हमने पढ़ी थी। तो कितने हमने पढ़ लिए थे, 4 पॉइंट। लिखो 5वां जल्दी से, जरा तेज लिखेंगे, फटाफट आ जाओ। आज लिखे हम लो रेट ऑफ ग्रोथ। Rate of growth of economy has been quite low during the 5-year plans. Has been quite low during 5-year plans in India. The growth rate of GDP was nearly 5%. The growth rate of GDP was nearly 5%. Was nearly 5%. The growth rate of GDP was nearly 5%. But there was 2% growth rate of population. But there was 2% of growth rate of population. So, in that case, per capita income grew by only 3%. समझे आप बात, कितनी खतरनाक बात कही उसने इसके अंदर पॉइंट में। जीडीपी 5% से बढ़ रही थी, लेकिन साथ के साथ पॉपुलेशन भी 2% से बढ़ रही थी। तो जो पर कैपिटा इनकम गेन हुआ कितना हुआ, सिर्फ 3%। अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ती है और उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाए तो वो देश अंडर डेवलप से डेवलप में आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जीडीपी बढ़ रही है तो साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। जीडीपी 5% से बढ़ती है तो पॉपुलेशन 2% से बढ़ जाती है। तो रियल में पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी, सिर्फ 3%। ये भी हमारी एक प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। ये पॉवर्टी का एक रीजन है। हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस ऑफ पॉवर्टी। ठीक है जी, आ जाओ अगला लिखो, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट लिखो कैपिटल डेफिशिएंसी। या जी, कैपिटल डेफिशिएंसी।
मालूम है कैपिटल से मतलब क्या होता है? आपको पढ़ा है ना आपने 11th क्लास में? द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर टू स्टार्ट द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। यहां उसी कैपिटल की बात हो रही है। हिंदुस्तान के अंदर आप देखो कितनी कम फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगा रखा है। आज भी हिंदुस्तान में कैपिटल एफिशिएंसी है। अगर ना होती तो बाहर के लोग आके यहाँ पे बिजनेस क्यों करते? हमें क्या जरूरत थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मंगवाने की और लोगों को इनवाइट करने की, आओ और यहाँ पे बिजनेस करो। क्योंकि हिंदुस्तान में आज भी इतना पैसा नहीं है जितना चाहिए बिजनेस करने के लिए। देयर इज अ कैपिटल एफिशिएंसी। और उससे होता क्या है? अगर कम कंपनियां लगेंगी, कैपिटल कम इन्वेस्ट होगी तो कंपनियां कम खुलेंगी। कंपनियां कम खुलेंगी तो क्या होगा? प्रोडक्शन कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी। एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो क्या होगा? गरीबी। सीधी सी कहानी है। तो ये एक चेन बन जाती है। तो लिख लो जरा एक लाइन फटाफट इसके अंदर। कैपिटल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। Is one of the principal factor of economic growth. Low level of capital means, ऐसे सर्कल बना लो, low level of production. Low level of production. Low level of production means low level of employment. Low level of employment. Or low level of employment means high level of poverty. ये भी एक रीजन है पॉवर्टी का। ठीक है जी, ऐसे बना के दे देना आप बस इस पॉइंट के अंदर। ठीक है, ये सर्कल बना देना आप। कम कैपिटल मतलब कम कंपनियां, मतलब कम प्रोडक्शन। कम प्रोडक्शन मतलब कम एम्प्लॉयमेंट, और कम एम्प्लॉयमेंट का मतलब हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट पे। द नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ एबल and efficient entrepreneurs. Lack of able and efficient entrepreneurs. मतलब अभी आप देखो कि कितने लोग यहाँ पे बैठे होंगे, कितने बच्चे आपके आसपास घूमते हैं, आपके यार दोस्त घूमते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास बिजनेस करने का माइंड है या जो बिजनेस करना चाहते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले पता क्या सिखाया जाता है? एक सरकारी नौकरी ढूंढ लो या एक अच्छी नौकरी ढूंढ लो। हम अपने बच्चों को ये सिखाते नहीं बिकम अ बिजनेसमैन। सिखाता है हमारे बच्चों को? बताओ, आपके पेरेंट्स में किसी ने आज तक कहा है बिजनेस करना बड़े होके बेटे? कहा है किसी ने? क्या बोलते हैं? अच्छा पढ़ लो, अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, यही बोलते हैं। तो हमारे पास आज भी अच्छे एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेस ओनर्स जो हैं, जो पैसा लगाने वाले, जिनमें रिस्क लेने की हिम्मत है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास प्रपोजल्स हैं, उनको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स। दोज दे स्टार्ट द एंटरप्राइज। मतलब आज भी हमारे पास अच्छे लोगों की कमी है, अच्छे मालिक आज भी नहीं है। जो बिजनेस कर भी लेते हैं छोटा मोटा, वो फिर वो लाले की दुकान की तरह उसको मैनेज करना स्टार्ट करते हैं और बाद में झगड़े हो जाते हैं, बिजनेस बंद हो जाते हैं। बड़े बड़े जो है ना, बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप आपसी झगड़े की वजह से बंद हो रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप बढ़ जाते हैं, मतलब मैनेजमेंट पुअर है। तो प्रॉब्लम इज देयर, मैनेजमेंट इज पुअर। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो ठीक नहीं है। अभी भी हमारे पास एबल एंटरप्रेन्योर नहीं है, हमारे देश के अंदर कम है। एमबीए जरूर पढ़ रहे हैं लोग, लेकिन एमबीए के अंदर मैनेजमेंट सीख रहे हैं। वैसे एंटरप्रेन्योर का कोर्स भी कोई खास है नहीं हमारे यहाँ जो सिखाए एंटरप्रेन्योरशिप की मालिक कैसे बनना है। ऐसा कोर्स भी नहीं है हमारे पास, ऐसी स्टडी है भी नहीं। ठीक है, चलो लिखो जल्दी से। जीडीपी ग्रोथ needs efficient and skilled entrepreneurs. GDP growth needs efficient and skilled entrepreneurs. Unfortunately, India lack this skill.
Unfortunately, India lack this skill, which implies to fail to tackle poverty. To tackle poverty. Which implies to fail to tackle poverty. ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ. नेक्स्ट इज आउटडेटेड सोशल स्ट्रक्चर. आउटडेटेड सोशल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट पॉइंट आउटडेटेड सोशल स्ट्रक्चर. पता क्या है, हमारे देश में ऐसा भी कुछ चक्कर है, सोशल भी चक्कर है, ट्रेडिशंस है ना हमारे देश के अभी भी बहुत पूरे हैं. कुछ जगहों तो ऐसी गरीबी इसलिए है कि माँ बाप नहीं चाहते कि बच्चा दूर जाके कमाए. बच्चा पढ़ा लिखा है, उसके पास नॉलेज भी है, वो माँ बाप का अकेला बच्चा है. अभी हमारे ट्रेडिशंस कुछ ऐसे हैं. अभी गोरे क्या करते हैं, वो 15 साल का होता है तो ऐसे करते, चल बाहर, घर से बाहर निकल, अपने कमा और खा. हमारे पहले 21-22 साल तक उसको खिलाते हैं घर बैठा के, मेरे बेटा खा ले, मेरे बेटा खा ले. 22 साल में ताने मारना स्टार्ट करते हैं तो नौकरी नहीं मिलती तेरे को, सारी उम्र खाता रहेगा हमारे हाथ से. ताने मारने स्टार्ट करते हैं, फिर वो बेचारा 23-24 में नौकरी लग जाता है, और नौकरी लगता है तो बोलता है तरक्की करनी है, फिर उसको वापस खींचते, इधर हम खिलाएंगे तेरे को, बैठ दोबारा से, वहां नहीं जाना बाहर, तो अकेला है हमारा. इसी चक्कर में बच्चे बिगड़ जाते हैं और इसी चक्कर में घर में गरीबी रह जाती है. मतलब बाहर निकल जाए तो खूब पैसा कमा सकता है, स्किल्स भी है, एबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है, पोटेंशियल भी है, लेकिन माँ बाप बीच में आ जाते हैं. कुछ अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो माँ बाप करने नहीं देते. मतलब यहाँ पे ट्रेडिशंस ऐसे हैं, हमारे इंडिया में ट्रेडिशंस जो हैं वो ओल्ड स्ट्रक्चर के. अच्छा, कुछ जगह पे क्या है, फैमिली इकट्ठी रह रही है, ज्वाइंट फैमिलीज है. एक आदमी को जॉब मिल गई है, एक को जॉब मिल गई है, वो चाहे तो अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, 2 बच्चों के साथ अलग रह के अच्छा सुखी खुशी रह सकता है, स्टैंडर्ड भी मेंटेन कर सकता है. लेकिन ट्रेडिशन है भैया ज्वाइंट फैमिली में रहना है. अभी वो बेचारा कमा के लाता है, सारे घर में बढ़ जाता है, ना उसको कुछ बनता है ना फैमिली को कुछ बनता है. ये हमारे ट्रेडिशन जो हैं वो ओल्ड स्ट्रक्चर है, पुराने ट्रेडिशंस हैं. उसकी वजह से भी कुछ हद तक गरीबी है, खासकर गांव में तो ऐसा है. शहरों में तो अब कट गए ना, अलग अलग हो गए, लेकिन गांव में आज भी ऐसा है. तो ये भी एक कारण है, छोटा सा कारण गरीबी का. तो लिख लो जल्दी से, लिखो फटाफट. द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री is outdated, is full of outdated traditions. Outdated traditions like joint family system, caste system, like joint family system, caste system and etc. Due to that, the changes cannot happen. Due to that, the changes cannot happen and it implies the poverty. तभी भी गरीबी है, the poverty. अच्छा, लास्ट पॉइंट लिख लो. द लास्ट पॉइंट, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. अब ये तो पता लग गया होगा क्या होता है जी इंफ्रास्ट्रक्चर. ये सड़कें, ये ब्रिज, यानी सारी बातें, ये डैम, ये सब कुछ, दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर. ये भी हमारे इंडिया में है ना. कोई फैक्ट्री खोलने आ भी जाए, बेचारा आना भी चाहता है फैक्ट्री लगाने के लिए, तो पहली बात तो वहाँ बिजली नहीं आती. मान लो कोई गांव में फैक्ट्री लगाने की सोच भी ले, आने जाने की सड़क नहीं है. पता लगा बेचारे ने फैक्ट्री लगा ली, 4 घंटे बिजली है जी, ऑफ हो गया. अभी है, कोई बात नहीं, ओके कर दे बस. ठीक है जी. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है. अगर कोई कोशिश करके गांव में आना भी चाहे तो गांव तक पहुंचते पहुंचते पता लगता है यहाँ तो सड़क नहीं है. पहली बात, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, फिनिश गुड्स को मार्केट कैसे भेजेंगे, ट्रांसपोर्ट का मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं है. उसके बाद रोड्स नहीं है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसके बाद सीवरेज लाइन नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, वाटर की फैसिलिटी नहीं, कहां से करोगे आप.
और बाहर के देशों ने मालूम क्या किया हुआ है, इवन यहाँ तक कि छोटी छोटी कंट्रीज ने, युगांडा जैसी कंट्री ने भी क्या किया है, इंडस्ट्रियल जोन बनाए हैं। ऐसे जोन बनाए हैं एक पूरे मतलब अपने युगांडा के अंदर ऐसे 10-12 जोन्स हैं जहां पे सारी फैसिलिटीज हैं, A to Z सब फैसिलिटी वहां पहुंचाई गई है। हाई पावर जैसे चाहिए प्रोडक्शन यूनिट को, पूरी रोड्स, पूरी लाइट्स, खंबे, सब कुछ लगाया है और बीच में जगह छोड़ी है। कोई 100 गज का प्लाट, कोई 200 गज का, कोई 500 गज का, कोई 1000, आओ और फैक्ट्री डालो। और फिर पता क्या है, वहां जो लोग फैक्ट्री लगा रहे हैं जाके उनको पहले 3 साल तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी, कोई पावर का बिल नहीं, एक भी बिल नहीं आएगा पावर का, 0 पावर बिल, बिल्कुल फ्री। फिर वहां लोग जो फैक्ट्री लगा रहे हैं फ्री वाटर, आपको 3 साल तक कोई पानी का पैसा नहीं देना। फिर वहां जो लोग फैक्ट्री लगाएंगे 3 साल तक नो टैक्स एट ऑल, आप जितना भी कमाओ कोई टैक्स नहीं। ये सब क्या है मालूम है, ये सब उनको अट्रैक्ट करने के लिए लालच दिए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और फैक्ट्रीज लगाएं, और फिर वहां से जितनी फैक्ट्री लगेगी उतनी एम्प्लॉयमेंट। सीधी सी कहानी है, फैक्ट्री लगेगी तो कंपनी का अपने कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ेगा तो गरीबी हटेगी। आज आपके पास पैसे नहीं है तो आप गरीब हो, कल नौकरी मिल गई तो आप अमीर। सारा कुछ एम्प्लॉयमेंट पर टिका है, और एम्प्लॉयमेंट देगा कौन, प्रोडक्शन यूनिट जो फैक्ट्री में काम है वो देगा एम्प्लॉयमेंट, है ना। और जितनी ज्यादा बढ़ेंगे ये हम नहीं समझते, हमारी इंडियन इकोनॉमी ये नहीं समझती, बाहर के लोग समझते हैं, हम नहीं समझते। दुबई के अंदर तो पूरे जोन्स हैं जो फ्री टैक्स जोन्स हैं, जहां पे 6 साल के लिए कोई टैक्स ही नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एवरीथिंग फ्री एट ऑल। ग्रुप 5 जाके फैक्ट्री लगाओ, वो बोलते हैं आप आओ सही, एक बार आ जाओ और उसमें एंटर कर जाओ, ग्रीन जोन है, 6 साल के लिए कोई टैक्स नहीं है। और यहां तक कि अगर आपको फैक्ट्री बनानी है उसमें भी आपकी हेल्प कर देते हैं कि आपको बना के भी दे देंगे, बिजली का कनेक्शन लगा देंगे, पानी का लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे, आप सिर्फ काम शुरू करो, मशीन्स लेके आओ और स्टार्ट द वर्क। जितने ज्यादा वो कहता है हमारे यहाँ पे लोग आएंगे उतना फायदा होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बेचारा अगर गलती से सोच भी ले कि गांव में जाके फैक्ट्री लगाऊं तो उसको बिजली का मीटर लगवाने के अंदर अंदर भी 45 दिन का टाइम लग जाएगा। वो 45 दिन तक चक्कर ही काटता रहेगा बिजली बोर्ड के, कभी जेई पैसे मांगेगा, कभी वो पैसे मांगेगा, कभी वो बाबू पैसे मांगेगा। वो पता क्या बोलेगा, दर्द तेरे की, छोड़ यार चलना, कौन जाएगा यहाँ, और वो बोर होकर निकल जाएगा। यही हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में, उसको मीटर ही नहीं मिलेगा बेचारे को, उसको ट्रांसफॉर्मर लगा के नहीं देंगे, वो बैठा रह जाएगा, उसका सारा प्रोजेक्ट ही चौपट हो जाएगा, वो बोलेगा छोड़ दो। दैट इज अ प्रॉब्लम। तो लिखो जल्दी से आप, इसमें 2 लाइनें, एनर्जी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एनर्जी कॉमा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर द वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। Are vital components of economic infrastructure. Economic infrastructure. इसमें लिखो एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग आर द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। Education, health and housing are the social infrastructure. Both these infrastructures are the foundation of growth and development of an economy. Foundation of growth and development of an economy. Unfortunately in India, this foundation is weak. Which leads to poverty. ठीक है जी, समझ में आ गई बात क्लियरली?
बंद हो गया क्या ये? समझ में आ गई बात क्लियरली आपको? चलो ये हो गया हमारे क्या, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। लेकिन हम इसको दो में पढ़ रहे थे, कैसे? यस, आ जाओ। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जल्दी से, बस वहां छोटे से 2-4 पॉइंट, ज्यादा नहीं। लिखो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एक तो गरीबी के सारे कारण जो आपने अभी पढ़े, है ना, न्यूट्रिशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आपने पढ़ा, फिर लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर्स आपने पढ़ा, फिर कैपिटल डेफिशिएंसी आपने पढ़ा, फिर क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट आपने पढ़ा, फिर आपने पढ़ा पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत है, फिर आपने पढ़ा लो रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, वो भी आपने सारे अपने कारण पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आ जाओ, इसमें लिखो पहला पॉइंट, पॉवर्टी इन इंडिया नहीं, हेडिंग नहीं, सीधे पॉइंट। पॉवर्टी इन इंडिया कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड, कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड विद रेफरेंस टू unequal distribution of income. Of income. Government is also trying to reduce this inequality अच्छा, आप मुझे बताओ गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस इनइक्वालिटी को हटाने के लिए? ये जो अमीरी और गरीबी का गैप है ना, इसे बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और जो मेरे जैसा गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, इसके बीच के जो गैप है, इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? क्या कर सकती है? टैक्स बढ़ा सकती है। कौन सा टैक्स? क्या बोलते हैं सिस्टम को? वही मैं पूछ रहा हूँ, उस टैक्स को क्या बोलते हैं? मैं देखना चाहता हूँ कितनों को याद है कौन सा सिस्टम है वो टैक्स का। आई से नहीं, पी से था, पी से। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। यस, देखो कहां थे आप? गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग टू रिड्यूस, क्या था? गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग बाय adopting progressive tax system and some other measures. Progressive tax system and some other measures. आ जाओ, हो गया पहला पॉइंट। अगले में आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ। According to a report, in 2009 and 10, the top 20% of the population of the population appropriates 53.2% of total income. 53.2% of total income. While the bottom 40% population appropriates only 15% of the total income.
समझे आप? 20% लोगों के पास 50% से ज्यादा इनकम है। हिंदुस्तान में जितनी कमाई होती है उसका 50% तो 20% लोग ले जाते हैं, और जो नीचे का 40% लोग हैं उनको सिर्फ क्या मिलता है? 15%। इसलिए इस देश में गरीबी है। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। अकॉर्डिंग टू मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन, according to Monopoly Inquiry Commission, 1536 companies in India, 536 companies in India are controlled by just 75 families. हिंदुस्तान की 75 फैमिलीज का राज है 1536 कंपनियों के ऊपर। अच्छा, जो ग्रुप्स ऑफ कंपनीज बन जाती हैं उनकी बात की गई है। सोचो आप, इंडिया के 75 ऐसे फैमिलीज हैं, बड़ी फैमिलीज, जिनके पास 1536 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। ये हिंदुस्तान की असलियत बता रहा है वो बुक के अंदर अभी, ये असलियत है। यानी ऊपर के 20% लोग आधी इनकम ले जाते हैं, बेचारे नीचे बचते हैं 80%, और उसमें से जो नीचे वाले 40 हैं उनको सिर्फ 15% मिलती है। तो कहां से हटेगी गरीबी? गरीबी कहां से हटेगी? ये है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन इंडिया। इससे क्या हो रहा है? तो लिखो आगे कंक्लूजन। Unequal distribution of income not only reflects the size of existing poverty, reflects the size of existing poverty, but also point out the possibilities that the gap between rich and poor will keep on increasing. इसको कम करने की जगह ये जो गैप है ये बढ़ता चला जाएगा जब तक ये इनइक्वालिटी खत्म नहीं होगी, है ना? इसे खत्म करना होगा, इस चीज को खत्म करना होगा। एक आम इंसान को भी उठना होगा और कंपनियां खोलनी होंगी, बिजनेस करना होगा। ठीक है जी, आ जाओ आगे चले। द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। क्या क्या किया गया? द मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। अब इसको भी हम 3 तरह से पढ़ेंगे। पहले नॉर्मल मेजर्स, उसमें भी 3 टाइप, और फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे काम किए, उसके बाद उसकी असेसमेंट। ठीक है जी, पहले मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी में आम का हमने क्या कोशिश की करने की, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया। तो देखो, सबसे पहले measures to remove poverty in India are placed in 4 categories. Are placed in 4 categories, 4 categories. ठीक है जी। नंबर 1, combating poverty through GDP growth. कॉम्बेटिंग क्या बोलेंगे इसको? BATING, कॉम्बेटिंग है ना। कॉम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू GDP ग्रोथ। पॉवर्टी थ्रू GDP ग्रोथ। दूसरा, कॉम्बेटिंग पॉवर्टी
बाय इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बाय इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और तीसरा कम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। और चौथा अदर मेजर्स। ठीक है जी, इन 4 मेजर्स को हम कल पढ़ेंगे और यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। फाइन, चलो जी।